हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है संख्या पत्ती, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसके हम करेंगे हमारे MCQ जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय पर्सन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको 4 चॉइस मिलती है हर एक क्वेश्चन की, और उसमें से एक आपको सही मिलता है, उस पर आपको टिक लगाना होता है। सबसे पहले हम संख्या पत्ती की बात करें तो संख्या पत्ती पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो किस अकॉर्डिंग दी हुई होती हैं। तो आपके पास आता है रियल नंबर सिस्टम। हम रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कि हमारे पास सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को आप बोलते हो प्राकृत संख्या, जो कि आपके पास कहाँ से शुरू होती है, आप देख सकते हैं ये संख्या हमारी शुरू होती है 1 से। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी शुरू होती है 0 से। आप ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या में अगर हम 0 और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होल नंबर हो जाती हैं। फिर हमारी होती है इंटीजर। इंटीजर जो होती है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं। इसके बाद होती है हमारी रेशनल नंबर, यानी कि आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में आपके पास फॉर्मूला होता है P/Q, जहाँ पर आपके पास जो Q है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद है हमारी रियल नंबर, जिसमें हमने दिखाया था कि ये जो पूरा आपका सर्कल बना हुआ है, इस रियल नंबर में क्या क्या आता है आपके पास, हमने सीखा प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। रेशनल नंबर होता है उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये सभी हम आपको आगे बताएंगे कि आपके पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। ये सभी मिलकर हमारे पास रियल नंबर बनते हैं, और रियल नंबर होते हैं आपके वास्तविक संख्याएं। अब हम सीख लेते हैं कि ये संख्याएं जो परिमेय है, परिमेय आपके पास पूर्णांक हैं, इनमें हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं और इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो हमारे पास आता है चैप्टर 1 में आपको बताया गया परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां पर P और Q आपके पूर्णांक होते हैं। ये ध्यान रखना है कि P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद हम कह रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें। P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि आपके पास परिमेय संख्या क्या तो कहीं पर जाके रुक जाती है, या फिर आपके पास अनवसानी आवर्ती होती है। साथ ही वह संख्या किसी दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है, परिमेय होती है। ऐसी संख्या जो कहीं पर जाके शांत हो जाए या फिर उसकी आवर्ती आने लग जाए, यानी कि वो बार बार वही संख्या आने लग जाए दशमलव के बाद, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या परिमेय है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें अनवसानी अनावर्ती होती है, यानी कि आपके पास ऐसी संख्या जो कहीं पर भी जाके आपके पास रिपीट नहीं हो रही है। हम उस संख्या को देख के दशमलव के बाद हम ये नहीं बता पाते हैं कि आगे वाली संख्या हमारी क्या आ सकती है, तो वह हमारी अनावर्ती होती है, जिसमें आवर्ती ना हो। वह संख्या जिसमें दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ लेने पर क्या बनती है आपकी वास्तविक, जो कि हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो हैं आपके पास किस किस को लेने पे बन रही है, परिमेय जिसके अंदर ये सभी आपके पास आती हैं, और अपरिमेय दोनों को साथ लेने पर हमारी बन जाती है ये वास्तविक संख्याएं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जो संख्याएं होती है, एक बिंदु के संगत हमें अद्वितीय वास्तविक संख्या मिलती है, यानी कि
आपके पास अद्वितीय जिसके जो सिर्फ एक ही संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। किसी भी रेखा पर अगर हम किसी पॉइंट को दिखा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट दिखा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर आप एक ही यहाँ पर रेखा दिखा सकते हैं। यदि R परिमेय है, S अपरिमेय है, तो आपको ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है आपको कि अगर आपके पास एक संख्या परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो आप सीधा यहाँ से रिजल्ट बता सकते हैं कि उनका जोड़ या माइनस या फिर उनका गुना या फिर उनका भाग जो है वो क्या आएंगी, अपरिमेय संख्या आती है। R जो है वो 0 के बराबर नहीं ले सकते हम, अगर 0 लेंगे तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। इसके बाद हमारे पास सर्वसमीकाएँ आती हैं, जिसमें आपको क्या बताया गया है पहले में कि अगर रूट ए बी वर्गमूल ए बी है तो उसको हम वर्गमूल ए वर्गमूल बी लिख सकते हैं। फिर आपके पास है वर्गमूल ए बटे बी आ रहा है, तो वर्गमूल ए अपॉन में वर्गमूल बी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरे में बोला गया है वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी, अगर इसको हम गुना करें वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी से, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी। इसी तरह अगर हमारे पास a प्लस वर्गमूल b का गुना अगर हम करें a माइनस वर्गमूल b से, तो वो बनता है a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि b का यहाँ वर्गमूल दिया हुआ था, तो वर्गमूल से वर्गमूल आप करोगे तो वो b बनेगा। इसके बाद आपके पास फिफ्थ में अगर वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर हम लेते हैं, वर्ग लेते हैं, तो फॉर्मूला बनता है ये a प्लस 2 वर्गमूल ए बी प्लस में b, या फिर आप लिख सकते हैं वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस में 2 वर्गमूल ए बी प्लस में वर्गमूल b का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर हमें वो b ही मिलता है। हर का परमेयीकरण आपसे इस प्रश्नावली में पूछे गए हैं, हर के परमेयीकरण कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपके पास जब आप हर का परमेयीकरण करते हैं तो नीचे जो भी हर आपको दिया हुआ है उसके बीच में जो साइन आ रहा है उसके साइन को हम चिन्ह को चेंज कर देते हैं। आपने देखा यहाँ प्लस है तो हमने अब आगे यहाँ पर लिया माइनस साइन, और उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको गुणा भी किया और भाग भी कर दिया, तो हमारे पास ये हर का परमेयीकरण कहलाता है। इसके बाद अगर a आपके पास वास्तविक संख्या है तो और p और q आपके पास परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं 10वें में, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मोस्टली आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही हैं, लेकिन यहाँ जो हमने इंपॉर्टेंट लिखे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके पास पहले पार्ट में कहा कि अगर a की पावर p और a की पावर q है तो a जो है उसकी घात हो जाएगी p प्लस q। अगर a की घात p बाहर q है तो a की घात p q के बराबर होगा। a की घात p बटे a की घात q है तो वो बराबर होगा a की घात p माइनस q, और a की घात p b की घात p है तो वो होगा a b की घात p। इसके बाद ये था हमारा चैप्टर 1 जिसमें हमने ये फॉर्मूले सीखे हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे MCQ कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, क्या 0 को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है ए हाँ, ए ऑप्शन है हाँ, बी है नहीं, सी है कुछ नहीं कह सकते, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि p बाई q के रूप में आपको पता है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ हमें क्या कह रहा है 0 को, तो 0 बटे में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले ली यहाँ पे 4, ये मैंने माना आप कोई भी संख्या लेंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है 0। तो इसका मतलब हम 0 को p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ q के स्थान पे आप a ले लीजिए, जो कि बस आपको ये बताना है कि a 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 निकल के आता है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं, तो बाकी के ऑप्शन आपके हो गए गलत। नेक्स्ट में है आपके पास, अगर 3 व 4 के बीच की 3 परिमेय संख्या हमें यहाँ पे बतानी है, तो 3 और 4 के बीच में 3 संख्याएं बतानी है, तो हम क्या करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे। 3 में जितनी संख्या बतानी है आप उसमें से एक जोड़ देंगे। अब जो भी संख्या हमें मिलती है उस संख्या को हमें जिस भी संख्या के बीच वाली संख्याएं निकालनी है उससे गुणा व भाग कर देते हैं। तो ये तो आगे मेरे पास 12/4 और दूसरी संख्या थी मेरी 4, जिसको हमने गुणा किया 4/4 से, तो ये आया 16/4।
अब आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच की संख्याएं क्या मिलेंगी हमें, 13/4, 14/4, 15/4 और 16/4। ये था पहले नंबर पे 12/4। इन दोनों के बीच में हमें 3 संख्याएं ये मिलती हैं। तो आप देख लेंगे ये किस में ऑप्शन में आता है, बी ऑप्शन में। इसके बाद आपके पास है तीसरे नंबर पे सवाल, जिसमें बोला हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, मान लीजिए ये आपके पास रेखा है, ये आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं कोई भी, तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरिमित रूप से अनेक हमें परिमेय संख्या मिलती है और अनेक ही हमें अपरिमेय मिलती हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या कहा गया, कोई परिमेय संख्या नहीं होती, तो गलत हो गया। ठीक, एक परिमेय संख्या मिलती है, वो भी गलत हो गया आपका। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या मिलती है, केवल परिमेय संख्याएं होती हैं तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। आपको बताया गया था 2 के बीच में आपके पास अपरिमित ही तो परिमेय होती है और अपरिमित ही आपके पास अपरिमेय होती है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन हो गया सी। इन चारों में करेक्ट आपका सी होगा। नेक्स्ट है आपके पास परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बताना हमें, क्या नहीं हो सकता, शांत तो होती है हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया। अशांत में अगर वो हमारे पास रिपीट करने लग जाएंगे बात आपके पास, तो वो भी नहीं हो सकता। अशांत आवर्ती, यहाँ पर आवर्ती अगर हो गई तो वो हमारी परिमेय कहलाएगी। इसने कहा है कि नहीं हो सकता, तो आंसर होगा डी, अशांत अनावर्ती। इसके बाद है हमारा किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अपरिमेय संख्याएं, मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्या मैंने ले ली √5 और √5, तो ये क्या बना हमारा 5, ये तो परिमेय आ गया। अगर मैं ले लूँ √5 √7, तो ये आता है रूट में 14, ये अपरिमेय आ गई। यानी कि ना तो वो सदैव अपरिमेय होगी, ना सदैव परिमेय होगी, ना सदैव पूर्णांक होगी, तो वो कभी परिमेय आ सकती है या फिर अपरिमेय आ सकती है। इसके बाद है संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। √2 का दशमलव प्रसार आपको याद रखना होगा, यहाँ पर √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ 6 में आपके पास होगा, यहाँ दिया हुआ है परिमित दशमलव, जबकि अपरिमेय में परिमित नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके पास ये संख्या भी आपको शांत दी हुई है, ये अशांत आवर्ती, आवर्ती जिसमें हो जाएगी वो परिमेय बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो डी इसका ऑप्शन होगा, अशांत अनावर्ती, यानी कि आगे तक आपकी संख्याएं चलेंगी और उनमें कहीं पर भी रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आता है कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है तो पहले हम ले लेते हैं √4/9, जो कि हमें पता है क्या आता है 2/3, ये तो परिमेय आ गई। फिर हम ले लेते हैं 12, जो कि बनेगा 2√3/√3। अब ये हमारे पास आ गया 2, ये भी परिमेय आ गई। √7 ये अपरिमेय है आपकी, और √81 ये आप देख सकते हैं, √81 किसका होता है आपका 9 का, तो ये भी परिमेय है। आपका आंसर यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ आता है कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ये शांत है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 16 आपका रिपीट कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी संख्या आपको आवर्ती दी हुई है तो ये भी नहीं हो सकती। यहाँ आप इस संख्या को देख के इससे अगले वाले टर्म को नहीं बता पाएंगे, तो ये आपकी जो है ये आपकी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। इसके बाद आता है √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है परिमेय संख्या पूछा गया है, ये हमारी √2 और √3 दोनों अपरिमेय होती है, तो दोनों का जोड़ आपके पास यहाँ दिया हुआ वो अपरिमेय आएगा। दो आपको अपरिमेय दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो है दोनों का गुना अपरिमेय आएगा। यहाँ पर आपके पास √2 और √3 के बीच की जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी सी। नेक्स्ट आपके पास आता है 2√3 और 3√3, 2√3 प्लस में √3। आपके पास यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम 1 बोलते हैं इसको, तो 2 और 1 आपके पास आ गया 3√3, तो ये आपके पास हो गया सी ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास √10, जिसको हम लिख सकते हैं
5 गुणा में 2, इसको हम लिख सकते हैं √5 √2। इसके बाद है रूट वर्गमूल 15, वर्गमूल 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3 वर्गमूल, और इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 वर्गमूल 3। अब इनको अगर हम गुणा करें तो वर्गमूल 5 का वर्ग वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, वर्ग करने पर ये आता है 5, वर्गमूल 2 और 3 को अगर हम अंदर ले लें तो ये बनता है 6। तो आप देखेंगे यहाँ आपका आंसर आता है बी। इसके बाद 12वां सवाल है हमारा, हर का परमेयीकरण करने पर आपको क्या मिलता है। हर का परमेयीकरण आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी नीचे साइन आता है उसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इससे हम गुणा और भाग करते हैं, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या आ गई। इसके बाद नीचे देखेंगे तो √7 का वर्ग माइनस में 4, तो ये बनेगा √7 + 2, 7 माइनस में 4, यानी कि आपके पास आता है 3। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ए में। इसके बाद आ रहा है हमारा 1/√9 माइनस में √8। अगर हमें इसको बताना है कि किसके बराबर है तो आप क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे इसका। तो ये हर का परमेयीकरण जब हमने किया तो √9 प्लस में √8, ये आपके पास बनता है √9 प्लस में √8। यहाँ पर हमारा होगा √9 का वर्ग माइनस में वर्गमूल 8 का वर्ग, तो इसको आप लिख सकते हैं वर्गमूल 9 प्लस में वर्गमूल 8 बटे में 9 माइनस 8। यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 का वर्गमूल 3 आपके पास वर्गमूल लेने पर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 वर्गमूल 2, और नीचे आ गया 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो अब ये संख्या देखिए आपको कहाँ मिल रही है, ऑप्शन डी में। इसके बाद आता है आपके पास हर का परमेयीकरण करना है और बताना है कि हर क्या आ रहा है आपके पास। हर का परमेयीकरण कर देते हैं, √7/3 वर्गमूल 3 माइनस में 2 वर्गमूल 2। हर का परमेयीकरण किया तो 3 वर्गमूल 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2 बटे में 3 वर्गमूल 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2। यहाँ से आ गया आपके पास 7, 3 वर्गमूल 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2, और हर में आपके पास मिलता है 3 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस में 2 वर्गमूल 2 का वर्ग। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो संख्या आ रही है 7, 3 वर्गमूल 3 प्लस में 2 वर्गमूल 2, और ये मिलता हमें 3 का वर्ग किया तो 9 और वर्गमूल 3 किया तो 27। यहाँ मिला आपका 2 का वर्ग किया तो 4 और अंदर 2 है तो आपके पास हो गया ये 8। तो हर हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 27 माइनस 8 किया तो आपने कितना आया, 19। इसके बाद है आपके पास सवाल नंबर 14। ये जो हमें दिया हुआ है इसका मान किसके बराबर होगा। आपके पास है √32, जिसको आप लिख सकते हैं 16 गुणा में 2। फिर है 48, इसको लिख सकते हैं 16 गुणा में 3। नीचे दिया हुआ है 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 3। तो यहाँ पर 16 को आप बाहर निकालेंगे तो आपका बनेगा 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 3। नीचे बनेगा 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 वर्गमूल 2, यहाँ आपका बनेगा 2 वर्गमूल 3। अगर हम ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास बनता है वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल 3। नीचे से 2 कॉमन लें तो नीचे बनेगा वर्गमूल 2 प्लस में वर्गमूल 3। ये कैंसिल हो गया, 2 को 4 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 2। ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पर बी। इसके बाद हमारे पास है a की पावर p और a की पावर q हो तो क्या लिख सकते हैं। आपको पता है अगर आधार समान हो तो जो पावर्स हमारी होती है, घात जो हमारी होती है वो हमारी जुड़ जाती है, तो इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 17, जिसमें आपको बोला गया है, ये आपको वैल्यू दी गई है
और आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2। तो अब हम इसको खोलना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 2 घात में 1/3। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 2/3। इसको हम फिर से लिखें तो ये होगा 2 की घात 2/3 गुणा में 1/4। 2 को हम इससे काटेंगे तो यहाँ है आपके पास 2, तो ये बना 2 की घात 1/6, यानी कि हमारे पास इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। इसके बाद है हमारे पास गुणनफल, हमें बताना है 3 वर्गमूल 2 आपको दिया हुआ, यानी कि यहाँ हो गया 2 की घात 1/3। फिर आपके पास है ये 4 है ये, तो इसमें 2 की घात हो गई 1/4। यहाँ हमें दिया हुआ है 12 वर्गमूल आपके पास 32 है। 32 होता है हमारे पास, अगर हम 32 को 2 की घात में लिखना चाहें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि आपके पास 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 5 बार। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 की घात 5, यानी कि 2 घात में 5/12। अब हमें क्या करना है, तीनों का गुना। तो 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/4, 2 की घात 5/12। अब हम इसको हल करेंगे तो यह आएगा 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 5/12। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 12। आप यहाँ लिखेंगे तो 4 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कि 12/12। तो आपके पास यहाँ आ जाता है 2, यानी कि हमारा उत्तर हुआ बी। इसके बाद आपके पास है 4 81 घात में -2। 81 किसका होता है, 9 का वर्ग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 का वर्ग -2। तो ये आता है 4, 9 की घात आ गया आपके पास -4। अब हम इसको लिख सकते हैं 9 की घात -4 गुणा में 1/4। आपने इसको कैंसिल किया तो 9 की घात हो गई आपके पास -1। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाता है 9 की घात -1 है, इसको हम 1/9 लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर है ए। इसके बाद है आपके पास 256। सबसे पहले हम 256 देख लेते हैं 2 में कितनी बार आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, 64, 128 और 256, यानी कि कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की घात 8 करते हैं तो 256 बनता है। अब यहाँ हम सीधा लिख देते हैं 2 की घात 8 और ये है 0.16, यानी कि 16/100। इसी तरह गुणा है 256 की, तो 2 की घात हो गई 8 और यहाँ पर अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो ये आ गया 9/100। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ आपके पास हो गया 8 गुना 16 प्लस में 72/100। तो आपके पास ये वैल्यू आती है 128 प्लस में 72/100। तो ये बनेगा आपका 0.002/100। तो ये आ गया 2 की पावर 2, यानी कि आपके पास ये हो गया यहाँ पर 4। तो आप देखेंगे आंसर आता है ए। इसके बाद आता है हमारे पास निम्न में से कौन x के बराबर है। तो x के बराबर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बीच में माइनस दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसको हम खोल लेते हैं, ये क्या आता है आपके पास x की, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की घात 4/3 और इसको जब हम खोलेंगे तो हम लिख सकते हैं 4/3 गुणा में 1/12। तो ये 4 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया x की घात 1/9। तो ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरे को हम देख लेते हैं x की घात 3 वर्गमूल 2/3। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हम लिखेंगे x की घात 3 गुणा में 1/2 और घात में है 2/3। तो इसको जब हम खोलें तो x की घात 3/2 गुणा में 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाता है x, यानी कि हमारा उत्तर होगा सी। इसके बाद है हमारे पास आपको दिया हुआ है 5/6 घात में 1/5 और आपके पास
घात दी हुई है -1/6। आपको बताना है किसके बराबर नहीं है। यहाँ नहीं का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर नहीं में आप देखेंगे पहला जो सवाल है हमें पता है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आता है -1/5 गुणा में 6। हम ऐसे लिखते हैं, ना कि हम इसको हम गुणा करते हैं इन दोनों वैल्यू को, ना कि आप इसको माइनस लिखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो ही हमारा इसमें गलत है, यानी कि वो इसके बराबर नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, आपको बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आपकी यहाँ पर होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या आपको अभी पीछे बताया गया था, प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी क्या होती है यहाँ पर। तो हमने देखा था कि हमारे पास ये रियल नंबर था, वास्तविक संख्या थी, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, हमारा परिमेय संख्या आती थी। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी, हमारी वास्तविक संख्या। इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आ जाती है। इसके बाद है आपके पास √9 जो है वो कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय या फिर ना परिमेय, ना ही अपरिमेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वर्गमूल 9 आप लिख रहे हैं तो 3 का वर्ग, तो आप इसको खोलेंगे तो लिख सकते हैं 3 का वर्ग गुणा में वर्गमूल की घात होती है 1/2। तो यहाँ आपके पास आ गया 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3। तो 3 कैसी संख्या आ रही है, आपकी परिमेय। इसके बाद आपके पास आता है √6। √6 को हम लिख सकते हैं, वर्गमूल 6 को वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3। इसके बाद है 27, जिसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अगर हम एक 3 बाहर लिख लें तो अंदर हमारे पास वर्गमूल में बचा 3। अब इन दोनों के अगर हम गुणा कर दें तो आपके पास आएगा यहाँ पर वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3। आप देखेंगे यहाँ पर कि वर्गमूल 2 गुणा में 3 गुणा में 3 आपके पास आ रहा है, ये 2 आपके पास आ रहे हैं तो एक हम बाहर निकाले, 3 वर्गमूल 2, यानी कि आपके पास इसका जो उत्तर आएगा यहाँ पर जो आपके पास उत्तर आ रहा है, 1 3 हमारे पास यहाँ पर पहले भी था, ये हमारा रह गया था, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये 3, यानी कि हमारा उत्तर बनता है 9 वर्गमूल 2। ये वैल्यू आपने ये नंबर लिखा यहाँ पर, फिर हमने ये नंबर लिखा यहाँ पे, और इन दोनों को गुणा किया तो हमें मिलता है यहाँ पर 9 वर्गमूल 2, यानी कि आपके पास आंसर 1। ये थे हमारे 25 सवाल। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।